चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया। फिर आपके पास जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये आप कैफ 3 में पढ़ोगे। आपके ग्रुप ए के पेपर में कैफ 3 का जो है पेपर है, उसमें आप पढ़ेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में हमने पढ़ा था, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द, सबसे पहले तो हमें खुद चीजें खरीदनी पड़ेंगी। किससे खरीदेंगे? वेरी गुड, जो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग वालों ने जो बनाई थी। हमारा इधर जो है कोई चीज बनाने का काम नहीं है बच्चे, हम बनी बनाई चीज खरीदेंगे और उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? वेरी गुड, एक नया प्राइस टैग लगा देते हैं और हम वो चीज बेचते हैं। दुनिया का सबसे इजीएस्ट टाइप का बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बच्चों बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। फैक्ट्री किस तरह चलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन सी मशीनें चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, कोई बताएगा थोड़ी, आपके पैसे जाया होते रहेंगे। मेरे लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी पहले आपको थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए। वो चीज कहाँ से मिलेगी, कहाँ से अवेलेबल होगा, आपके इतने लाखों रुपए जो है सारे जाया हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट बनेगा नहीं जब तक कि अनटिल अनलेस कोई बंदा ना बताए, कोई आपको इसकी गाइडलाइन ना दे। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आपको कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कॉस्टिंग यानी कि इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर वाले ने हमें कितने का प्रोडक्ट दिया, उसको तुम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे। नहीं, यही बात समझ में? भाई 12 यूनिट्स खरीदे, एक डजन खरीदा, 120 रुपए के 12 आए, तो दुकान वाले को इतना तो पता होना चाहिए कि एक मार्कर कितने का आया है। अगर तुमने डॉलर कंपनी से, गोल्ड फिश वालों से 120 रुपए के 12 कोई भी चीजें ली है, 12 पीस लिए, तो एक कितने का हुआ भाई? 10 रुपए का। इतनी कॉस्टिंग आनी चाहिए, उसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड करके बेच दोगे। तो ये जो ट्रेडिंग बिजनेस में इम्तियाज स्टोर हो गए, चीज है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कारफोर हो गए, जितने आउटलेट्स हो गए, ये सारी की सारी बेस्ट एवर एग्जांपल आपकी किसकी बच्चों? ट्रेडिंग बिजनेस। किसकी? इसके बाद आपके सर्विस बिजनेस आता है। इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज वी चार्ज। हाँ, ये याद रख लीजिएगा, दुनिया में हर कोई बंदा जो भी पैसे कमा रहा है या तुम्हारे घर पे भी जो पैसे आ रहे हैं, तो लाजमी बात है कि आपके जहां से भी वो सोर्स आ रही है, वो इन तीन में से किसी एक में से लाजमी जो है बिलोंग करता होगा। या आपके फादर की जो है कोई फैक्ट्री होगी, या आपके फादर की कोई जो है शॉप होगी, या आपके फादर कहीं पे क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। इन तीनों जगहों से आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आती है। हमारे पीआरसी 4 में जितनी भी अकाउंटिंग हमें सीखनी है वो ट्रेडिंग बिजनेस की करनी है ना। हमारे सर्विस में तो इनकम होती है, मैन्युफैक्चरिंग से जो है आप कैफ 3 में पढ़ोगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस की बात करते हैं। एक था सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज ओनली एंड ओनली सिंगल, वेरी गुड, सिर्फ एक ओनर है और वो पूरे फर्द वाहिद है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं बेटा, जब चाहो जब बनाओ, जब खत्म करना है जब कर दो। सारे डिसीजन आपके, सारी पावर्स आपकी, जिसको चाहो रखो, सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस आपका, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। और पीआरसी 4 में भी हमारे कोर्स में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है, ना पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है, ना जॉइंट स्टॉक कंपनी की है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने शेयर्स का कारोबार सुना होगा, शेयर्स कुछ खरीदते हैं लोग, ये बहुत डिटेल में हमारा कैफ 1 में यानी एफआर 1 में जब हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ओनरशिप कितनी हो सकती है, तो 3 किस्म की है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में भी बता दिया था, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, कम से कम 3 4 5 जितने बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। सब अपने जो है प्रॉफिट रखे। जैसे आपने एक सरल सवाल करा था कि सर किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है और वो पार्टनर है, तो फिर वो कैपिटल में आएगा, वो लाइबिलिटी में नहीं आएगा। आपके पास कैपिटल के अंदर आएगा। दो बंदे हैं तो दोनों कैपिटल में आएंगे, चार है तो चारों कैपिटल में आएंगे, वो लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी वो पैसा है जो आपको पे बैक करना हो। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबिलिटी। आज हम करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करी थी, याद है? अकाउंटिंग इज द, तो जो पढ़ा है बच्चे वो आपको बेहतरीन आना चाहिए, आगे की टेंशन हमारा है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज, ये मिक्स एंड जॉनसन की बड़ी मशहूर है जमाना डेफिनेशन है, बहुत बड़ा पढ़ी होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मैनिपुलेटिंग
एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। कुछ समराइज करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फिर बात करी थी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुनियाद रखी गई है ना मेरे लिहाज से, वो एक सिंपल, एक बहुत ही आइडिया इन्होंने सिंपल शेयर करा, और वो एक इक्वेशन बनाई कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, साइड सी बात है, उसका कोई कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी चलाने वाला बंदा तो होगा ना, दैट इज द ओनर। तो रिसोर्सेज इन द is always equals to resources supplied by the, in financial accounting resources in the business is called, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तुमने, जरा देखो हाईलाइट कर देना इसको, एक हाइलाइटर खरीद लेना, कभी कुछ नोट्स वगैरह लिखवाएंगे तो आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक बिल्कुल अच्छी तरह से नोट्स आपके पास आ जाएंगे। और ये कोई बहुत लंबी कहानियां वगैरह नहीं, अब तो बैरल आज थ्योरी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी तो 3-4 मैक्सिमम, लेकिन तो बहुत डिटेल में आपको जो है बेसिक करवाई जाती है। आप वो खुद देखोगे कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है, आपको एक एक चीज, और इसके ऊपर जब थ्योरी में सवाल आएगा तो जिसने बिल्कुल सही तरह से पढ़ा होगा डेफिनेटली उसी के ऊपर। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल बच्चों। हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों क्या हो गई, एसेट्स इक्वल्स टू, ये वो बिजनेस है जिसके अंदर 1 रुपए का भी बच्चों उधार, आज 2023 में अगर आप अपनी शॉप पे खड़े हुए हो, आप बड़े वसूख से कह रहे हो कि अगर इसमें एक कील भी लगा हुआ है, एक नट भी लगा हुआ है, ये जितना भी गुड्स दिख रहा है, इसमें जो लाइट लगी हुई है, इसके अंदर फर्नीचर है, इसके अंदर एसी है, कोई बंदा भी मेरे पास आके 1 रुपया नहीं मांग सकता, किसी मद में भी कोई पैसे नहीं मांग सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये आपने मेरे पैसों से लिए या आपने मुझसे उधार लिए थे। यानी मेरे बिजनेस में किसी का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो वो क्या हो गया, एसेट्स इक्वल्स टू क्या हो गए बच्चों, कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू, फिर ऑन द अदर एंड कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपके पास जो है, यानी ओनर के पास, मेरा कहने का मतलब ओनर के पास फंड्स हो गए कम, उसमें बिजनेस सेट नहीं हो पा रहा, नहीं है पैसे उसके पास यार, और उसको कारोबार करना है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बिजनेस सेट हो सके। तो किसी ने पूछा यार कितने पैसे, बोला यार सिर्फ दुकान कर सकता हूँ लेकिन माल वगैरह नहीं खरीद सकता। है बहुत आपके पास, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है यार। बोले यार इतना काम है। मैं तो कभी कभार कहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर तो एक साहब ने मुझे एग्जाम्पल दी, जरा समझना प्रैक्टिकल, बोले यार मुझे 50 लाख रुपए है, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, मेरा दिल है कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग करूँ। भाई मैंने कहा थोड़ी सी प्लानिंग कर लो, सुनिएगा जरा। तो साइड एरिया में तो पता चला 1 करोड़ रुपए का एक कोई जो है, एक जो है आपके पास 100 स्क्वायर फीट जो है वो उसका रेट था। बोला भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है इतना महंगा, 50 लाख टोटल है उसका कैश। फिर आगे बढ़े तो पता चला 25 लाख रुपए का तो जनरेटर आ जाएगा। कारोबार तो स्टार्ट करना दूर की बात है, यानी लाइट के लिए उसने कहा चलो लाइट तो सबसे अहम काम है, तो जनरेटर चाहिए होगा, तो जनरेटर ही 25 लाख रुपए का आ रहा है। तो कारोबार तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मशीनें बाकी हैं, अभी तो रॉ मटेरियल बाकी है, अभी तो दुनिया जहां का काम बाकी है। मैन्युफैक्चरिंग इतना आसान काम तो नहीं, बहुत बड़ा। लेकिन हाँ, एक दफा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेट हो जाए तो फिर सिर्फ प्रोडक्शन करनी है और बेचना है, प्रोडक्शन करनी है। बता रहा था कि रूह अफ़ज़ा जो है 50 लाख पेट बॉटल्स बनाता है रमजान में, 50 लाख, 50 लाख एक क्वांटिटी है, 50 लाख पेट बॉटल्स। जो हमारी रूह अफ़ज़ा आता है ना, उसमें भी अब बहुत सारे साइजेस हैं, एक छोटी बॉटल भी है, एक बहुत बड़ी बॉटल भी है। प्रोडक्शन का लेवल तो सोचो। और बात से बात निकली, अगर रमजान में 50 लाख बॉटल्स की सेल होती है, एक बात कह रहा हूँ,
तो अक्लमंदो 50 लाख बॉटल बनाने के लिए मेरे ख्याल से 6 महीने पहले से बनाना स्टार्ट करते होंगे। कोई पहले रमजान को स्टार्ट थोड़ी करेंगे। अगर जब पहले रमजान को स्टार्ट करेंगे तो माशाल्लाह रमजान तो चला जाएगा, बाद में रूह अफ़ज़ा पीते रहना। फिर अकल लगाया करो, जरा समझा करो, यानी प्लानिंग कहाँ से हो रही है, रमजान की। तो मेरे ख्याल से मिनिमम एक जो है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर जगह काम करते हैं, तकरीबन मेरे 8 से 9 स्टूडेंट जो है ये चीज, अब ये इम्तियाज स्टोर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे जॉब करते हैं। तो कभी कभार बताते हैं कि सर लेवल ही डिफरेंट है ना आपकी सोच। ये कोई छोटे छोटे पैसे नहीं है, 100 200 500 ये रेडियो वाले पैसे नहीं होते अकाउंटिंग में, बहुत बड़े अमाउंट्स की एक गेम है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका भी पे स्केल बढ़ाएगा, आपको समझ में आएगा कि जो इसकी एग्जाम्पल है वो 50 लाख पैट बॉटल। अच्छा, रेगुलर सेल तो हो ही रही है, रोजा वाले को पता होगा कि एक महीने में मैं कितनी पैट बॉटल्स बेचता हूँ, यानी अभी जुलाई चल रहा है, यानी मुहर्रम चल रहा है, यूं समझो। उसको पता है कि डेफिनेटली, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि अगर उसको इतनी प्रोडक्शन करनी है तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एक बहुत बड़ा कैपिटल जो है उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऑन द अदर एंड इफ रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज सप्लाइड एंड, तो वो क्या है, रिसोर्सेज इन द is equals to resources supplied by plus resources supplied by the, so in financial accounting resources supplied by other people is called, इन्वर्टेड कॉमा में लायबिलिटीज लिख दीजिएगा। और हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, जरा बता दो। एसेट्स इक्वल्स टू बच्चों लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और फिर मैंने इसके अंदर आपको कुछ जो है एमसीक्यूज बताए थे कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो कभी एसेट या लायबिलिटी दिया होगा तो आपको थर्ड क्या मालूम करना होगा, कैपिटल। या कभी एसेट और कैपिटल दिया होगा तो क्या मालूम करना होगा, लायबिलिटी। तीन चीजों में से कोई दो चीजें गिवन होगी और तीसरी कर लोगे ना बेटा, समझ में आ गया था। अच्छा, अगर मैं इक्वल टू के लायबिलिटीज को अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो एसेट माइनस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इक्वल्स टू, वेरी गुड। और अगर मैं कैपिटल को इधर ले जाऊंगा एसेट्स माइनस, इधर से सबके क्लियर है ना बेटा, डन है। नेक्स्ट हेडिंग डालो पिलर्स ऑफ अकाउंट। बेटा आज का नया टॉपिक अभी तक ये हमेशा याद रखिएगा, शुरू के 5 मिनट, आज तो खैर थोड़ा सा लेट इसलिए हो गए, तो शुरू के 5 मिनट में एक जल्दी से थरली जो है रिकॉल होता है लास्ट क्लास का कि कहाँ तक पढ़ा था, और इसके बाद नया काम स्टार्ट होता है, बार बार कह रहा हूं। तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स की आपने हेडिंग डाली बच्चों, जिसको आप पिलर्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हो। यू कैन से दैट हेड्स ऑफ अकाउंट्स, और यू कैन से दैट द पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें एक पहले एक सेंटेंस लिख लीजिएगा, देर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा आप लिखोगे देर आर 5 heads of accounts assets। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप लिख दो एक वर्ड में, बड़ा आसान बनाया है, अल्सर। वो बीमारी का नाम होता है, पढ़ा है अल्सर। तो वो अल्सर जो है उसको हम जो है यू से पढ़ते थे, उसको मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, माशाल्लाह। ए एल सी ई और आर। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसके ऊपर 2 मिनट छोड़िए। अल्सर, ए स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, ये तीनों हमने किस में पढ़े थे, वेरी गुड बेटा, ये किस में पढ़े थे हमने, अभी पढ़ा था एसिड्स इक्वल्स टू, दो नए आ गए,
तो आज के बाद कोई भी बोले ना यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस पे बेस करता है, बोलना अल्सर हो गया है। नहीं बोलते मुझे प्यार हो गया है, किसी बोलना अल्सर हो गया है, अल्सर अल्लाह ना करे। तो खैर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यू से बोलते हैं। ठीक है, इसको आप किससे याद कर लोगे? वरना कोई ना कोई एक आध बच्चा बेचारा जो है वो किसी ना किसी चीज में रह जाता था। तो आप क्या कर देना, एक याद रख लेना। क्लियर है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लिख लिया आप लोगों ने। अब हेडिंग डालोगे एसेट्स की, पहले हेड को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। इसको जरा नोट डाउन करो, शाबाश। अच्छा जी, क्या हेडिंग डाली है आपने? एसेट्स। पहली डेफिनेशन वही लिख देना जो आपने लिखी थी, रिसोर्सेस इन द। ये तो वो डेफिनेशन थी सबसे इजीएस्ट वाली जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखी थी। लेकिन इसकी एक डिटेल जो है डेफिनेशन एक और भी है। एसेट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हिच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी। का मतलब बिजनेस, एंटिटी का मतलब भी बिजनेस, कंपनी एंटिटी और साथ स्लैश करके बिजनेस भी लिख देना। दैट करंटली वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू भी हो, एंड प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट इन द। वो तमाम की तमाम ऐसी चीजें बच्चों जिसका कंट्रोल भी आपके हाथ में हो, उसको ओन भी आप करते हो यानी आपकी मिल्कियत हो, और उसकी कुछ वैल्यू भी हो, वर्थ हो, गुड्स पड़े हुए। कैसे दुकान बंद करके जाते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले, उसकी वर्थ होती है, जब भी तो सारे लोग जो है अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं। जितना भी माल पड़ा हुआ है तो उसकी वर्थ है, यूजलेस आइटम नहीं है। और उसका कंट्रोल भी आपके हाथ में है, और वो फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट भी आप ही को देगा। जब हम बेचेंगे उसको तो क्या होगा? फायदा होगा। तो वो तमाम की तमाम चीजें, एसेट्स इंक्लूड एवरीथिंग which is controlled and owned by the company or entity, or you can say that the business, that currently valuable and provide monetary benefits। याद रखिएगा, आपको मॉनेटरी बेनिफिट देगा पैसों के फॉर्म में। अब आगे देखिएगा, बहुत डिटेल है बेटा, इसके ऊपर बेतहाशा सवालात आ सकते हैं। सबसे पहले एसेट्स को पहले देख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा। एसेट्स को सबसे पहले ब्रॉडर एक्सपेक्ट में दो हिस्सों में डिवाइड करा। एक का नाम है टेंजिबल एसेट्स और एक का नाम है इनटेंजिबल एसेट्स। सर क्या होता है, क्यों होते हैं? तो एसेट्स जरा सुनिएगा। टेंजिबल एसेट का पहला पॉइंट, विच कैन बी सीन, जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? विद फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल एसेट्स की तरफ आ जाइए बच्चों। विच कैन नॉट बीन सीन, कैन नॉट बीन। सर ये तो कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और है वो एसेट्स। और आप बोले जो कि मॉनेटरी बेनिफिट भी दे और उसको हम कंट्रोल भी कर सकें, तो दिख तो रहा नहीं है। तो उसको हम कैसे जो है, आप बोल रहे हैं कि ओन कर सकते हैं और वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा, तो याद रख लो। और आगे एक और पॉइंट क्या लिखा हुआ है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। आपने देखा होगा आपके इलाके में, मेरे इलाके में, कहीं पर भी बहुत सारे फास्ट फूड के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, यानी जो जिंगर बर्गर बेच रहे हैं और पिज्जा बेच रहे हैं। पिज्जा की तो खैर अब भरमार लग गई है किसी ने जो है, लेकिन किसी में ये दम नहीं है कि वो पिज्जा हट रख लेना। क्यों भाई? पिज्जा हट का नाम रखने के लिए आपको उसके राइट्स खरीदने पड़ेंगे। कोई बंदा नहीं है जो पिज्जा हट का बोर्ड लगा दे, अच्छा नाम लग रहा है, मैंने कहा लगा दो, आके ले जाइए पुलिस बेटा, बंद करवा देंगे। आप जितनी भी रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज है, आप बहुत अच्छा
जिंगर बर्गर बेच रहे हो, आप अपने बच्चों के नाम पे जो है दुकान रख सकते हो, लेकिन आप केएफसी नहीं रख सकते हो, आप मैकडोनल्ड्स नहीं रख सकते हो। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। फ्रेंचाइज देते होंगे, कभी भी नहीं है। वो ये मैं बता दूं, न्यू केएफसी लिख दिया होगा, न्यू छोटा सा लिखते हैं, न्यू हाजी महफूज शीरमाल। वो न्यू छोटा सा, कोई आया लड़ने के लिए, आपने मेरा नाम रख लिया, बोला बताओ, बोले ये आपने हाजी महफूज, बोला नहीं, मुझे को ऊपर छोटा सा न्यू लिखा हुआ है। चेंज तो जरा सा भी कर दो। पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। और वो भी तू चाइना की एग्जांपल दे रहा है, इधर का तो फिर भी मान लेता मैं, इधर की तो फिर भी मैं बात मान लेता कि पाकिस्तान में है कि चल भाई कोई, इधर तो कानून ही नहीं है ना। और तुम ऐसे इतने बड़े जो है मुल्क के अंदर बात करो, कभी पॉसिबल है नहीं। इसबगोल बेचना है बेचो, जितना बेचना, हाशमी इसबगोल नहीं रख सकते हो। मेरा न्यू करो, ओल्ड कर दो। अभी तो मैंने एक जगह पे देखा माशाल्लाह, पता नहीं कौन से एक, थोड़े दिनों पहले ही अभी ईद पे कहीं जाना हुआ, तो उसको कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, पिज्जा हट वाले ने क्या कर दिया, हट पिज्जा रख दिया, हट पहले लिख दिया, पिज्जा बाद में रख दिया। और माशाल्लाह उसके ऊपर टोपी बनी हुई होती है ना, तो उसने उस टोपी को उल्टा कर दिया। बड़े बड़े फंकार पड़े हैं मतलब वो कि जितने बन जाए, वही वाली बात ना, कि पिज्जा हट रखा, लड़ने आ जाएंगे, उसकी डंडी पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ न्यू लिख दो, या शानदार पिज्जा हट, शाहकार पिज्जा हट, नाम चेंज चाहिए। और उसी से उसने रजिस्टर्ड करवाया हो। हाँ, अगर आपको पिज्जा हट रखना है तो आपको उसके कॉपीराइट से, तो ये जो है लोगों भी भाई भाई, अभी पता चला स्लोगन्स जैसे तुम ही तो हो, और ये जो है जो वेव्स वाले नाम ही काफी है, ये राइट्स इन्होंने इस, ये कोई ये वाले सेंटेंस भी चोरी नहीं कर सकता, लोगो चेंज नहीं कर सकता, कलर चेंज नहीं कर सकता। आप दूसरे रख लो ना भाई। असल में क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इसके अंदर, उसके अंदर क्या हुआ है, यानी कि उसने सारा रजिस्टर्ड करवा लिया, अब आप उसको नहीं रख सकते। सर मुझे तो वही रखना है, तो आप चले जाएं उसके पास, और उसकी जो है सारी फॉर्मेलिटीज है। एक आध करोड़ रुपए जो है वो आपसे जो है पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेगा, फिर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके रखने पड़ेंगे, सारे स्टैंडर्ड मीट करने पड़ेंगे। आप जब पिज्जा हट वालों के पास जाओगे, तो पिज्जा हट वालों के एक छोटी सी बताते हैं, हमने एक फिजिबिलिटी बनाई थी, बहुत साल पहले की बात है। अब तो खैर पिज्जा हट इतना नहीं चलता, इसलिए कि इतना कंपटीशन हो गया है। मेरे लिहाज से पिज्जा हट ने कराची के अंदर आज से 10 साल पहले से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है, जब पिज्जा के कोई जानते ही नहीं थे, जब इधर टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था ना, लोगों को पता ही ना, 20 साल पहले ही कर लो। 4-4 हज़ार रुपए का और 5-5 हज़ार रुपए का पिज्जा बेचते थे लार्ज, आज 400 रुपए का है। समझना जरा, यानी कि सुपर नॉन प्रॉफिट, और 1,000 दुकानें आ गई हैं, सब रोटी पे लगा लगा के बेच रहे हैं, खाओ। अब ये देखो, वो टेस्ट डेवलप करा पहले सोसाइटी के अंदर, वरना तो इस कल्चर में था ही नहीं। अब देखो एक टर्किश फूड है। हाँ जी, मतलब नहीं, इसके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं सुनी, ऐसा वैसा नहीं है मुझे। क्या, मेडिसिन के अंदर सुना है कि वो जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कोई जो है कॉपी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, ये तो बाहर से केमिकल आता है, उसको घोल के बनाते हैं। किसने कहा ये केमिकल है? बाहर से कोका कोला और पेप्सी वाले जो है उधर से बकेट आती है, वो तुम पठान वाले का बोल लो तो वो अलग बात है, वो शैकरीन लगा के जो बेच रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। तुम लोग एकदम ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक चले जाते हो ना, वो वाले की बात नहीं कर रहा। वैसे तो इसके अंदर बकेट आती है, उसके अंदर ये मिलाते हैं, उसके अंदर ये तो बहुत पुराना है, जब हम स्कूल
एज में थे तो हम लोग को ये विजिट करने गए थे, तो हमने पूछा था ये कोई केमिकल वेमिकल ये अपने वाले थोड़ी बनाते हैं इधर के लोग पेप्सी का। वो अलग बात है कि एसेंस वगैरह डाल के जो ये दूसरा जो 2 नंबर चलता है, तो वो तो एक अलग बात है, हम तो एक रजिस्टर्ड बात कर रहे हैं। हज और उम्रे पे भेज नहीं सकते हो तुम जब तक के मिनिस्ट्री से, रिलीजन से क्या ना ले लो, आप परमिशन से, मतलब है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपको 1 साल में जितने उम्रे पे लोगों का एक कोटा मिलता है, और वो लाइसेंस सबको नहीं मिलते, जितनी भी ट्रेवल एजेंसी वाले इसमें किसी किसी के पास जो है लाइसेंस होता है, वो सारी ट्रेवल एजेंसी को वालों को बोलते हैं बुक करो, फिर आप मेरे लाइसेंस पे भेज दीजिएगा। और ये बहुत ही महंगे एसेट्स होते हैं, जितने भी गुडविल हो गई, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, लाइसेंस हो गया, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस होता है, ये सारे आपको बाकायदा इसके लिए पैसे। सबसे पहली बात तो ये बड़े मुश्किलों से मिलते हैं बेटा, सारे गवर्नमेंट लेवल पे बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, ये हम जैसे बंदों को नहीं मिलता। अच्छा, हर जगह कॉस्टिंग है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुडविल, फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, अब आपको तो माशाल्लाह मोहल्ले में बराबर वाला नहीं जानता, ना सीधे हाथ वाला ना उल्टे हाथ वाला, तो किसी आपको कुर्ते शलवार की आपने जो है कोई ब्रांड खोला, आपने कहा यार बिक ही नहीं रहे, लाखों दुकानें, किसी ऐसे को पकड़ना पड़ेगा जिसकी फैन फॉलोइंग है, तो वो आपको कोई बंदा पकड़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जे डॉट है जुनेद जमशेद, तो उसका ओनर तो कोई और है और उसने नाम पे किसी और का रखा था, लेकिन वो रॉयल्टीज देते हैं, तो वो कहलाती है गुडविल, उस बंदे की गुडविल है। अच्छा जी, पेटेंट्स क्या है? जो आपने कोई जो फिक्स कर दिया, कोई आपने, जैसे कि कोई केमिकल आपने बनाया था, उसके पेटेंट्स राइट्स किसी कंपनी को दे दिए कि जी आप बना सकते हैं, ये सारी रजिस्टर्ड है बेटा, ये सारा लीगल कार्रवाई वाली है। मतलब आपके कहने लगे यार मैं बना लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइसेंस क्या है? कोई बुक आपने जो है छापनी है, पब्लिश करनी है, तो उसके कॉपीराइट्स लेने पड़ेंगे तुम्हें। ये सारे के सारे जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे इंटेंजिबल है। एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, इससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस देती है। ये भी हमें जब पता चला, जब हमारे एक रिश्तेदार के पास था, तो हमें पता चला हुआ क्या। 500 टन फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल में फिश एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहली बात तो ये है, मतलब वो कोई भी होता होगा, मैं अपनी तरह से बोल रहा हूँ, 500 टन आप 1 साल में 365 डेज में फिश एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये बड़ी मिनिस्ट्री लेवल पे बड़े लेवल के गेम है, तो ये पता नहीं करोड़ों रुपए का लाइसेंस लिया होगा। अब इनका काम क्या है जरा सुने। फिशरी के पास इन्होंने एक ऑफिस ले लिया, और उनका क्या होता है, सर्टिफिकेट है, उसको इन्होंने जो है अच्छा सा जो है फ्रेम करवा के लगवा दिया, और पूरी फिश हार्बर में पता है कि भाई ये वोरा साहब के पास जो है फिश एक्सपोर्ट करने का क्या है। मेरे ख्याल से हार्डली 2 या 3 लोगों के पास है, मुझे जहां तक पता है। उसमें से एक हमारे रिश्तेदार हैं तो उनके पास है, तो उन्होंने कभी इसकी डिटेल मुझे बताई थी, तो इसलिए आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। अब करना क्या है, इन्होंने ये बड़ी मेहनत से लिया होगा, पता नहीं कितनी कितनी रिश्वतें खिलाई होंगी, कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगा के उन्होंने वो फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस लिया। अब जरा सुनना, कोई कस्टमर आया यूरोप का, यूके का, जिसको फिश चाहिए, वो कस्टमर आपका है, उसने बोला मुझे इस बॉक्स में चाहिए, बिल्कुल पैक होके, बिल्कुल जो आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, वो कितने की दे रहे हो, क्या है, नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा कोई मसला नहीं है। उसने कहा भाई 1 टन ये वाली फिश भेज दो, 1 टन जो है प्रॉन्स भेज दो, बोला भाई भेज देंगे, इस साइज में, इस बॉक्स में, फ्रीजर रेफ्रिजरेटर वाले कंटेनर में जाएगा, सब सही है। जब लास्ट में जा रहा होगा तो उसको चाहिए होगा लाइसेंस। आपने उस कस्टमर से जितने पैसे लिए हैं, वो जो है उसके अंदर आपको लाइसेंस के भी पैसे इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब वो बंदा हमारे पास आएगा, उसने बाहर से कस्टमर से कितने पैसे लिए, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब उसने कहा सर मुझे आपके लाइसेंस पे 1 टन फिश एक्सपोर्ट करनी है, हमने कहा भेज देंगे।
हमें सिर्फ उसको अपने लाइसेंस का नंबर देना है और साइन करनी है। अब पूरा समझ लो, जब इतना समझ लिया है, अब हमने इसके अंदर भी कॉस्टिंग करी होगी कि हमें 500 टन एक साल में भेजने की परमिशन मिली और हमारा खर्चा हुआ था कोई 1 करोड़ रुपए। तो हमने 1 करोड़ को डिवाइड कर दिया 500 से कि हमें 1 टन कितने का पड़ा है, और फिर उसके अंदर क्या ऐड करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, करना कुछ नहीं है। मैं उनके ऑफिस गया, मैंने कहा यार ये काम है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। बैठे में आराम से ठंड प्रोग्राम में, ना अपनी मछलियां, ना अपनी लांचे, ना अपना कस्टमर, बैठे हुए। अब एक आया बागड़ बिल्ला, मतलब कोई आया बेचारा, बोले सर 2 टन जो है फिश एक्सपोर्ट करनी है, कर देंगे, क्या पैसे होंगे। उन्होंने दबा के बोला भाई 20 लाख रुपए होंगे। अरे सर ये वो, अब वो जैसे कस्टमर के लिए, चलो भाई 17 लाख रुपए दे देना। ओके भाई, डन हो गया। अब जब ये 2 टन फिश एक्सपोर्ट होगी, गवर्नमेंट उनके लाइसेंस पे जो अप्रूवल हुआ हुआ है, कितना हुआ हुआ था, वेरी गुड, उसमें से 2 टन माइनस कर देगी। समझ आ गई या नहीं आया? तो कितना हो गया, 4, चलो 20 टन कर दो, थोड़ा 200 को छोड़ो, 20 टन कर दो तो 4। अब सुनो, अब उन्होंने एक और कहानी बताई, बोलने के एक दफा, पुराने जमानों की बात बता रहे, बोलने के इसको पूरा करना भी जरूरी है, लॉस भी बड़ा खतरनाक होता है। एक साल बहुत तेजी थी, तो जनवरी के शुरू के मंथ्स में उन्होंने एक साथ बहुत ज्यादा जो है, जल्दी जल्दी जो है 5-5 लाख रुपए में पर टन के हिसाब से कोटा भेज दिया। तो जनवरी से लेकर जून तक पूरा 500 टन जो है खत्म हो गया, 5-5 लाख रुपए में, 5-7, 5-7। और जून के बाद जिनके पास कोटा बढ़ा था, उन्होंने एक एक टन 15-15 लाख रुपए का बेचा। लेकिन इनके पास कोटा हो गया था, समझिएगा, जब ये पूरी सुन लिए तो कहानी, अब उन्होंने कहा अगले साल तो मैं सांप बन के बैठ जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अब उन्होंने जब जनवरी से स्टार्ट हुआ, अगले साल फिर इनको परमिशन मिली 500 की, इन्होंने जनवरी के जून में बेचा ही नहीं, सबको बड़े बड़े रेट बोल रहे होंगे। और जून के बाद इतने कस्टमर नहीं आए, तो पता चला अल्लाह माफ करे 200-250 टन ही बेच सका, 250 बेकार हो गया, 250 टन यूज ही नहीं हुआ। भाई ये तो प्रॉफिट और लॉस तो है ही ना बिजनेस में। तो उसके अंदर फिर मैंने अपना इनपुट ये डाला था, मैंने कहा था इस कोटे को आप कर दें बाइफिकेट 2 हिस्सों में, कि आधा हमें साल के शुरू के फर्स्ट बाई मंथली यानी कि सेमेस्टर में, यानी कि पहले 6 मंथ में बेचना हो, बाकी है ताकि वो एवरेज हो जाए। कुछ बात समझ में आई? बहरहाल हम पूरा कारोबार समझा दिया मैंने क्या करा है। उन्होंने ये कर दिया भाई, ये बैठ के, अब वो ना मछली पकड़ने जा रहे हैं माशाल्लाह, कितने की बेच रहा है, कहाँ से डब्बे बनेंगे, नन ऑफ आवर बिजनेस भाई। हमारे पास आओ, हमसे क्या ले लो सर, लाइसेंस नंबर, और पैसों की बात तय कर लो। अब मेरा एक सवाल, इधर तक बात समझ में आ गई? जो बेचारा जो गरीब कहाँ से हो, सारे अमीर हैं, जो पैसे जो लेने आया है हमसे लाइसेंस के परमिशन, उसने वो मछली वाले को भी पैसे दिए होंगे, मछुआरों को पकड़ने की, तो उसमें सफाई सुथराई ये, उसके अंदर मेरे ख्याल से लाइसेंस के पैसे भी इंक्लूड करने चाहिए, क्या ख्याल है? और इसके बाद क्या ऐड करेगा अपना, वेरी गुड, पूरी कहानी समझा दी है। बेहतरीन काम में से एक है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अनटिल अनलेस मिलता नहीं है बेटा, एड़ियां घिस जाओगे, मिलेगा नहीं। ये तो इनके मिनिस्ट्री लेवल तक परमिशन है, इसलिए हर साल उन्हीं का रिन्यू हो जाता है बार बार। कोई हो आपका कोई तो कर लेना, माशाल्लाह एक ऑप्शन दे दिया मैंने कि भाई ये होता है। हज मिनिस्ट्री के अंदर भी एक कोटा है, खूब रिश्वत देते हो खूब, और वो रिश्वत को कॉस्टिंग में डालते होंगे माशाल्लाह, कि उसको भी चाय के दिए थे, उसको भी पानी के दिए थे, उसको बिस्किट के दिए थे, उसको उसके दिए थे, सब लिखते जा भाई। ये इधर का नॉर्म्स हैं, लेकिन वो हम अपनी कॉस्टिंग में ले रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास ये लिख लो जरा, विच कैन नॉट बीन सीन, कैन नॉट बीन टच्ड, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल,
चले आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो स्टूडेंट्स है टेंजिबल एसेट है, पहले हेड ऑफ अकाउंट की बात हो रही है, दैट इज एसेट। एसेट को सबसे पहले किस में बाइफिकेट करा दिलीप भाई, याद कर लो। वेरी गुड। अब ये टेंजिबल फिर सब डिवाइड हुए दो पार्ट्स में, टेंजिबल एसेट, या फिर तुम्हारे पर जगह ना हो तो टेंजिबल एसेट की वापस हेडिंग डाल के इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो बेटा। एक का नाम है नॉन करंट एसेट्स और एक का नाम क्या है, वेरी गुड, नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम बच्चों फिक्स्ड एसेट। सर दोनों में क्या फर्क है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है? नॉन करंट एसेट्स का हो या फिक्स्ड एसेट्स का हो, which can be used more than one accounting period, जो कम से कम एक साल से ज्यादा चले। ये सिर्फ समझाने के लिए इन्होंने मिनिमम जो है वन अकाउंटिंग पीरियड का वर्ड रखा है, अभी बताते हैं। विच कैन बी यूज विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, करंट एसेट जो है एक साल के अंदर ही अंदर यूज होते हैं, ताकि बच्चों को इसका डिफ्रेंशिएट आसानी से समझ में आ सके। विच फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट विच कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली, वो अपने शेप चेंज नहीं करता। कौन? नॉन करंट एसेट। विच कैन चेंज देयर शेप इजीली, वो क्या कहलाते हैं? जरा समझिएगा, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर। मेरा एक सवाल है, तुमने एक 5 करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक प्लांट खरीदा, कितने की बेटा? मेरे ख्याल से कयामत तक चलाओगे, जूस निकाल दोगे इसका, 5 करोड़ रुपए है। बड़ी बेहतरीन मशहूर है जमाना हमारी एग्जाम्पल, क्या याद करोगे? आपने एक घर में पंखा लगाया, कौन सा? पाक फैन, चलो माशाल्लाह, इनके यहाँ पाक लगा हुआ है तो पाक लगा दे। कितने का होगा आज के जमाने में? 8,000 रुपए का पाक फैन लगाया। ये वो बड़ी ही मशहूर है जमाना, मेरी इंटरेस्टिंग एक बड़ी, नया पंखा है, नॉर्मल एक वे में चले 3 साल तक तो बेहतरीन चलता है, क्या ख्याल है? 3 साल के बाद जो है थोड़ा थोड़ा बहक गया और हल्के हल्के चलने लगा। तो हमने क्या करा, माशाल्लाह 100 रुपए का बुलाया एक इलेक्ट्रिशियन, दिया भाई चंपू चढ़ जा, और कैपेसिटर आला। 3 साल चल चुका था, साल भर फिर चल गया, फिर स्लो हो गया, फिर बुलाया, फिर कैपेसिटर चेंज करा, 5-6 साल हो गए। फिर एक दिन जो है स्टार्ट करा, मुस्कुरा गया। मुस्कुराने का मतलब जल गया, बदबू आ रही है। अभी भी हम इतने ढीठ के बच्चे हैं, हम बुलाएंगे इलेक्ट्रिशियन को, बेटा उतार दे, शाबाश। किसी ने अब 5-6 साल में कौन सी गारंटी खत्म हो जाएगी भैया? चल वो खत्म हो गई थी, 7 साल हो गए, लेकिन हम किसी ने ये नहीं बोला कि बेच फेंक दिया, माशाल्लाह देखो अभी भी। हाँ, फिर हमने किसी को बुलाया, उतरवाया, उसकी कॉपर की वाइंडिंग करवाई, और मेरा जैसा होगा तो मैं बोलूंगा 500 का कलर भी कर दे, नया जैसा हो जाएगा बिल्कुल। और थोड़े से बैरिंग भी चेंज कर दे, अगर आवाज कर रहा है 2,000-3,000 का खर्चा होगा, ठीक है, वापस लगा दिया। फिर माशाल्लाह 3 साल की फिर छुट्टी हो गई। सुनिएगा सुनिएगा, 7-8-9-10 साल हो गए, फिर जल्दी जल्दी मुस्कुराने लग गया, फिर 12-15 साल हो गए। अच्छा, ऊपर से नया इसलिए कलर करवाया था तो नया लग रहा था। फिर कहीं से घर में से आवाज आती है, यार अब चेंज कर लेना चाहिए। अभी भी इतने ढीठ के बच्चे, उतरवाओ और कबाड़िए से लड़ रहे, बिल्कुल नया दे रहा हूं। कबाड़िए को बोल रहे देखो बिल्कुल नया पंखा दे रहा हूँ, यानी आज के बाद याद रखो, अगर कभी कलर वाला पंखा लगा रहा हो तो ये पागल नहीं हो जाना कि नया दे रहा है। ये मेरी एग्जाम्पल याद कर लेना, 12-15 साल माशाल्लाह चला हुआ है। तुमने एक 8,000 रुपए के पंखे के लिए उसका जूस निकाल दिया 15 साल में, तो अल्लाह रहम करे 5 करोड़ की अगर जब मशीन लोगे तो भाई डेफिनेटली, और होना भी चाहिए, मतलब ये कोई, मैंने कोई एलियंस वाली कोई एग्जांपल नहीं दी है आपके, डेफिनेटली आपके नॉन करंट एसेट तो बहुत लंबे अरसे तक यूज होते हैं। एक बच्चा बोलता है सर कब तक? जब तक उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो।
ये थोड़ी थोड़ी मशीनें खराब हो जाती है तो ये थोड़ी है चल पुत्र चेंज कर दे, ऐसा लग रहा है कि स्क्रैप कर दो नहीं ले, 5-5 करोड़ रुपए की मशीनें ये 20-20 साल से चल रही हैं, उससे मेरे ख्याल से तो कोई 2-3-4 करोड़ रुपए की कोई मशीन ली होगी, तो मेरे ख्याल से मिनिमम 4-8 साल के बाद तो उसकी कॉस्ट कवर होती होगी, और इसके बाद बोलते होंगे अब प्रॉफिट आना शुरू हुआ है। अमाउंट इतने बड़े हैं, प्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होते 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 अगर उसको करो तो बोलेंगे 8-10 साल के बाद आज हमारे पैसे कवर हुए हैं, और आपका दोस्त आके बोले आप बेच दे, उसको दो चमाट मारोगे बोलेगा आज तो 5 करोड़ पूरे हुए हैं, अब कमाने का वक्त है तो बोला बेच दे। वो एक अलग बात है। अब देखो इधर से भी एक एक्स्ट्रा बात, वो जो पैसे जमा हुए हैं उससे तुम एक और मशीन ले लोगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, और ये इतनी जल्दी जल्दी खरीदे भी नहीं जाते नॉन करंट एसेट्स, इतनी जल्दी जल्दी परचेज और इतनी जल्दी जल्दी चेंज भी नहीं किया जाता। कोई है इधर माशाल्लाह जिसके अब्बू हर साल फर्नीचर चेंज करते हो? मेरे यहाँ तो नहीं होता, पता है मुझे, मैंने कहा होता हो शायद है। फिर किसी का ये भी नहीं है कि हर साल फर्नीचर, ये हर रोज अब्बू एक नया घर ले रहे हैं माशाल्लाह। बोलते हैं सर अरे क्या बात कर रहे हो, तो वो तो बहुत ही, ये सारी बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गया, लिख लो जरा, डिलीवरी वैन, शॉप्स, मोटर व्हीकल, लैंड प्रेमिसेस भी, वेयर हाउस लिख लीजिएगा। बेस्ट एवर एग्जांपल है नॉन करंट एसेट्स की, फैक्ट्री भी लिख लेना, शॉप लिख लेना, प्लांट एंड मशीनरी लिख लो। करंट एसेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास कैश इन हैंड हो गया, आज मेरी जेब में 5,000 है, कल 1 रुपया भी नहीं होगा, खर्च हो गए, परसों फिर कहीं से आ गए। 365 दिन में पता नहीं बैंक अकाउंट कितनी मर्तबा अप एंड डाउन होगा। स्टॉक आपका पता नहीं, जो आपका माल पड़ा हुआ है कहाँ पर, वेयर हाउस में, गोडाउन में, पता नहीं कितनी मर्तबा फ्लैक्चुएट होगा। कभी बहुत सारे कस्टमर आ गए तो बहुत सारा बिक गया, कभी जो है नहीं आए तो पड़ा रहा। लेकिन 365 डेज में पता नहीं कितनी मर्तबा चेंज होगा। लिख लीजिएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी किसकी एग्जांपल है जरा बता दो? करंट एसेट्स की। किसकी है? लिख लीजिएगा अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड्स, बहुत सारों के नाम आगे भी आएंगे। प्रीपेड जो एडवांस में आप पेमेंट करते हो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान सी एग्जाम्पल, जो आप अपने मोबाइल में जो है कार्ड डलवाते हो, प्रीपेड्स कहलाता है। यानी पहले पेमेंट कर दी दुकान वाले को, उसने रिचार्ज कर दिया 100-200 रुपए का, और इसके बाद उसको यूज करते हो तो वो प्रीपेड्स कहलाता है। जैसे आप रेंट पे अगर कोई रहता हो तो उसको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि वो एडवांस में रेंट देना पड़ता है, पहले हम पेमेंट देते हैं उसके बाद वो चाबी देता है, इसके बाद आप यूज करते हो। वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, मैं पहले महीने का जो रेंट है वो भी एडवांस में देना पड़ता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस मिल जाता है। लेकिन जो तुम जिस महीने से रह रहे हो उस महीने का करंट भी रेंट तुम्हें एडवांस देना पड़ेगा। अच्छा इसके ऊपर भी बड़ा चैप्टर है, बड़ा शानदार है, एक से एक जबरदस्त टॉपिक है, समझने वाले प्रैक्टिकल। अगर आप इंशाल्लाह, वो आपके साथ जो है ऑफिस सप्लाईज लिख लेना, स्टेशनरी को कहते हैं बेटा, स्टेशनरी भी आपके पास करंट एसेट्स है। स्टॉक वो है जिसका हम कारोबार करते हैं, लिख लिया बेटा सबने? तो ये हाँ बेटा, विच कैन बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, विच कैन नॉट चेंज देयर शेप इजीली, और इसके बाद करंट एसेट्स में आपने लिख लिया विच कैन बी यूज विद इन एन, और विच कैन चेंज देयर शेप इजीली, उसका शेप चेंज होता रहता है। ये सारे उसकी आपके पास बेस्ट एवर एग्जांपल लिख लिया बेटा आपने? फास्ट 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 थोड़ा सा तेज करो। ये आपके पास पहला हेड ऑफ अकाउंट इन डिटेल पढ़ा है कि एसेट्स को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करा, दैट इज टेंजिबल, और इसकी आपके पास डेफिनेशन थ्योरी में जरूर आएगी, बार बार कह रहा हूँ, टेंजिबल एसेट्स आर, और फिर नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे,
जब सवाल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी 3-4 क्लासेस हो जाएंगी तो फिर हम एमसीक्यूज साथ साथ, वैसे तो ये होता है कि पहले हम चैप्टर कवर कर लेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। हाँ बेटा, आज 5,000 रुपये पड़े हैं बैंक में, कल 20,000 रुपये और आ गए तो कितना हो गया बैलेंस? यानी 5,000 पूरे एक साल तक नहीं पड़े रहे, फिर 25,000 निकाल लिए। नहीं, डेप्रिशिएट हो रही है, वो तो एक्सपेंस हो रहा है, वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस कहाँ चेंज कर रहा है, वैल्यू की थोड़ी बात हो रही है। हाँ भाई तुम बताओ, समझ आया बैंक के अंदर? आपका बैंक अकाउंट है? कैसे समझ आए? बैंक में तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, सपोज कर लो, उसमें तुमने जो है 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? तो आप बोलो कि चेंज नहीं होता। अब जाओ बैंक वाले को बोलो 1 लाख दो, देगा? शेप चेंज होता रहेगा ना। 1 लाख फिक्स नहीं हो गया, सही है? तो वो पता नहीं कितनी मर्तबा चेक आते हैं चेक जाते हैं। सेकंड हेड की एक और एग्जांपल डाल दो, लायबिलिटीज। हमने रेंट पे लिया, हमारी ओनरशिप कहाँ है भाई? उसको वापस नहीं देनी? नहीं नहीं, वो लाइबिलिटी नहीं है, उसका हमें रेंट देना है, तो वो एक्सपेंस है, वो तो वापस चली जाएगी। वो एसेट किसका है? उस कंपनी का है। भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे, एग्जाम्पल याद रखना मेरा बेटा, पूरे सेशन में सिर्फ मैं जब बोलूं कि मैंने इस वक्त क्या एग्जाम्पल ली थी, अगर तुमने एग्जाम्पल रिपीट कर दी मैं समझ जाऊंगा तुम्हें वो टॉपिक याद है। आपके घर पे कोई तकरीब थी, आपने शामियाना लगाया माशाल्लाह, और क्रॉकरी वगैरह मंगवाई, इवेंट हो गया, तो वापस दे दो या बोलते हैं रख ले बेटा? इसलिए कि ओनरशिप उसकी होती है, उसका हमें क्या देना पड़ता है? जो भी वो बिल बना के देता है वो आपका रेंट एक्सपेंस हो गया। सेकंड हेड के हेडिंग डालो, लाइबिलिटीज। क्या हेडिंग डालोगे? रिसोर्सेस सप्लाइड बाय, ये तो वही डेफिनेशन है बच्चों, रिसोर्सेस सप्लाइड बाय is called liabilities. Resources supplied by, और करके एक और डेफिनेशन लिख देना, बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। सेकंड डेफिनेशन क्या लिखोगे? बिजनेस आर कॉल्ड, बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड, आगे एक उर्दू में भी डेफिनेशन लिख देना, कारोबारी कर्जा। क्या लिखोगे? किसको क्या कहते हैं? साख। इतनी इतनी खतरनाक उर्दू तो नहीं पता, साख वो तो। चलो कारोबारी कर्जा। और अब आगे लिखो लायबिलिटीज भी, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट में। एक का नाम है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरे का नाम क्या है बच्चों? याद रखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम जो है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी है। असल नाम तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ही है। हमारे स्टूडेंट्स को नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का भी पता होना चाहिए कि दोनों एक ही नाम है। टर्मिनोलॉजी सारी लिखा करो, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं।
कितना लिखा, विच कैन बी सेटल्ड और विच कैन बी सेटल्ड विद इन एन, ऐसा कर्जा जो आपको 1 साल से ज्यादा अरसे में पे ऑफ करना हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, तो वो क्या कहलाता है बेटा, जिसके अंदर आपको परमिशन मिली है, यानी आपको कितने की जो है आपको 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करना हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, लॉन्ग टर्म। और इसके अंदर आपके पास आएगा बैंक लोन, लोन नोट्स लिख लो, बाद में काम आएगा। मोर्गेज लिख लेना, जो आप अपने हाउस बिल्डिंग के, आपने घर के जो है कागजात रखवा के कोई जो है क्या लिया है, कर्जा लिया है, तो डेफिनेटली वो आप 1 साल से ज्यादा ही अरसे में उतारोगे यार। एक लड़का कहता है सर अगर हम 1 साल में उतार दे, तो बेटा तेरे पास इतने पैसे थे तो फिर लोन लिया क्यों है, अकल वाली बात करो। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस लोन, ये सारी बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज की। करंट लाइबिलिटीज में विच कैन बी सेटल्ड, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, accrued expenses, payables। क्रेडिटर्स जिनको पैसे आपको पे ऑफ करने हो, जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदे थे, क्या खरीदे थे बच्चों, अक्रूड एक्सपेंसेस, जो तमाम एक्सपेंसेस आपको पेबल है। बेहतरीन एवर एग्जांपल, आपके घर पे लाइट का बिल आता है बेटा, और उसको पे करने के हमें कितने दिन की वो मिलती है, तकरीबन 9-10 डेज, तो वो आपके लिए अक्रूड एक्सपेंस है, जिसको आप बोल सकते हो पेबल, जो आपको पे करना है। और जो वो बिल आता है बेटा, जो लास्ट मंथ में आपने जितने यूनिट्स कंज्यूम करे थे, जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाई थी, उसका बिल जनरेट करके के इलेक्ट्रिक हमें भेजता है। यानी हमने पहले यूज कर लिया है, फिर हम पे कर रहे हैं, तो वो सारे अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और उसका दूसरा नाम पेबल्स भी है। एडवांस इनकम, किसी ने आपको पहले से पेमेंट कर दी बच्चों, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास दो हेड्स हमने जो है आज कंप्लीट आउट करें। एक हमने एसेट को इन डिटेल बात करी थी बच्चों कि दो किस्म के एसेट से, टेंजिबल और, फिर ये इसके सारे के हमने जो है डिफरेंशिएट लिखा। फिर टेंजिबल एसेट सब डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, कौन कौन से बच्चों, नॉन करंट एसेट्स, और इसके बाद आपने लाइबिलिटीज की हेडिंग डाली। लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करा बच्चों, क्या किस किस में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और आप लोगों ने ये एग्जाम्पल लिख ली बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।